दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। भारी बारिश को लेकर के अलर्ट मोड पर स्कूल और आंगनबाड़ियों को रखा गया है, जिसकी वजह से 3 दिन की छुट्टी के आदेश जिला कलेक्टर ने जारी कर दिए हैं। बात हो रही है बेमेतरा जिले की, जहां आगामी 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया है, जिसको लेकर जिला कलेक्टर रणवीर शर्मा ने इस संदर्भ में 27, 28 और 29 जुलाई को सभी शासकीय, अर्धशासकीय और निजी स्कूलों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। जारी आदेश के अनुसार बेमेतरा में अत्यधिक वर्षा होने के कारण जिले के समस्त शासकीय, अशासकीय और साथ ही अनुदान प्राप्त विद्यालयों और समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में आगामी 3 दिवस यानी 27, 28 और 29 जुलाई को लेकर अवकाश घोषित किया गया है। समस्त शिक्षकगण, विद्यालयीन स्टाफ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साथ ही सहायिकाओं के लिए यह अवकाश लागू नहीं होगा। इस बाबत इसमें जानकारी भी सौंपी गई है। बस्तर के 1038 गांव ऐसे हैं जहां पर 4G सेवा की शुरुआत BSNL ने 222 टावर स्थापित करने के साथ ही कर दी है। दरअसल BSNL ने संभाग में 222 टावरों के साथ ही बात करें तो यहां अब ने 4G सेवा देने की तैयारी में है, क्योंकि इसका काम तेज़ी से चल रहा है। बस्तर संभाग के ऐसे इलाके जहां किसी भी कंपनी का नेटवर्क नहीं है, वहां पर BSNL 4G नेटवर्क उपलब्ध करवा रहा है। बस्तर संभाग में बहुप्रतीक्षित पूर्व स्वदेशी 4G सेवा की शुरुआत हो रही है। बस्तर में 4G 2 स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है। पहले स्तर में बस्तर संभाग के दूरस्थ क्षेत्रों में 4G सैचुरेशन परियोजना के अंतर्गत लगभग 222 नए टावरों की संस्थापना होनी है, तो वहीं अलग अलग गांवों के 134 टावर में विद्युत व्यवस्था की जा चुकी है। साथ ही 26 से अधिक मोबाइल टावर 4G तकनीक से सफलतापूर्वक लैस हो चुके हैं। मोबाइल उपकरणों की उपलब्धता के साथ साथ अन्य स्थानों में 4G सेवाओं का विस्तार अभी प्रगति में है। साथ ही बस्तर में दूरस्थ क्षेत्रों में जहां किसी भी टेलीकॉम सर्विस प्रदाता की सेवाएं उपलब्ध नहीं है, वहां भी इन टावरों से कुल मिलाकर 1048 गांवों में स्वदेशी 4G तकनीक 4G की तकनीक की मोबाइल सेवा का प्रचार प्रसार यहां मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ के 5000 गांवों में सोलर पैनल लगने वाले हैं, क्योंकि निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा बजट भाषण के दौरान कही थी। दरअसल केंद्रीय बजट में 2024 में PM सूर्योदय योजना के विस्तार की घोषणा की गई है और इस योजना का लाभ लेने के लिए छत्तीसगढ़ के उपभोक्ता भी अब आगे आ रहे हैं। बिजली विभाग के सोलर एनर्जी शाखा को अब तक लगभग 5200 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से 5000 आवेदनों को PM सूर्योदय योजना के अंतर्गत सोलर पैनल लगाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। सोलर पैनल से पैदा होने वाली सोलर एनर्जी सीधे उस घर को मिलने की बजाय पहले सप्लाई ग्रिड में जाएगी और ऐसे हर एक घर को प्रति महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त में मिलने वाली है। साथ ही घरेलू उपयोग के बाद सप्लाई ग्रिड में उपभोक्ता की बची बिजली को बिजली विभाग ही खरीदेगा और जिसका भुगतान वर्ष में एक बार आयोग के तय रेट के मुताबिक यानी 2.5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से उपभोक्ता को किया जाएगा। साथ ही PM सूर्योदय योजना केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शुरू की गई है। प्रदेश में 1 लाख से अधिक सोलर प्लांट लगाने की तैयारी है। साथ ही छत्तीसगढ़ में IEC लिमिटेड को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं 78,000 रुपये की सब्सिडी इस पर मिलने वाली है, क्योंकि 3 किलोवाट के सोलर प्लांट में लगभग 1,45,000 रुपये की लागत आएगी, जिस पर 78,000 रुपये की सब्सिडी सरकार प्रदान करने जा रही है। साथ ही शेष 67,000 रुपये बैंक के सस्ते ब्याज दर में उपलब्ध कराने की सरकार ने योजना बना दी है। समस्याओं के जल्द ही निजात के लिए प्रदेश के हर वार्ड में 27 जुलाई से जन समस्या निवारण पखवाड़ा आयोजित होने जा रहा है, जिसको लेकर डिप्टी CM साहब ने सभी विभागों के अधिकारियों को शिविर में मौजूद रहने के गाइडलाइन के तौर पर जारी कर दिए हैं। दरअसल बात करें तो प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 27 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक जन समस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही इस दौरान नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में वार्डवार शिविरों का आयोजन कर समस्याओं का निदान किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने जन समस्या निवारण पखवाड़ा में नागरिकों की समस्याओं को हल करने विभागीय अधिकारियों, नगर निगमों के आयुक्तों और नगर पालिकाओं साथ ही नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को समुचित इंतजाम करने का निर्देश जारी किया है। साथ ही उन्होंने वार्डों में आयोजित शिविरों में महापौरों, अध्यक्षों, पार्षदों और अन्य जनप्रतिनिधियों से उपस्थित रहने की अपील की है, ताकि इसमें आमजन की ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता हो सके।
बिलासपुर से दिल्ली तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने वाली है क्योंकि सांसद की मांग पर ये सौगात मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है, जहां सीधे बिलासपुर से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। सांसद तोखन साहू ने रेल मंत्री से मुलाकात कर बिलासपुर से दिल्ली तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मांग की है, जिसके बाद सोमवार को रेल बजट में इसका प्रावधान कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक शुरुआत में सीटिंग वंदे भारत के बाद स्लीपिंग वंदे भारत चलाने की योजना बनाई गई है। बिलासपुर से हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की शुरुआत होने से छत्तीसगढ़ से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही बिलासपुर से दिल्ली का सफ़र तकरीबन 10 घंटे में तय होगा। वहीं अभी रेल मार्ग से दिल्ली जाने में तकरीबन 18 से 20 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता है। इस अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा के छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रदेश सह कार्यालय मंत्री विलास सुतार ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, पीएम मोदी व केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बधाई भी दी है। बिलासपुर में मलेरिया की वजह से 5वीं मौत का सिलसिला सामने आ गया, जहां सिम्स में भर्ती था, जिसका इलाज के दौरान कोटा के युवक ने अपना दम तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मलेरिया से एक बार फिर से युवक की मृत्यु हो गई। कोटा क्षेत्र के युवक को इलाज के लिए सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार को उपचार के दौरान उसने अपना दम तोड़ दिया है। इसके पहले मलेरिया से कोटा क्षेत्र के 4 बच्चों की मृत्यु हो गई थी, जबकि एक मरीज की डायरिया से जान जा चुकी है। वहीं जिले में मलेरिया और डायरिया का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बीते गुरुवार को बात करें तो मलेरिया के 17 और डायरिया के 27 नए मरीज मिले हैं। बता दें कि रतनपुर इलाके में अब तक डायरिया के 733 मरीज मिल चुके हैं, जबकि इससे लगे कोटा और आसपास के वनांचल में मलेरिया के 88 मरीजों की पहचान की जा चुकी है। वहीं बात करें तो कोटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभु खुसरो नाम के एक व्यक्ति की तबीयत खराब थी, जिसे सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी तबीयत सुधार नहीं होने पर इसको सिम्स रेफर किया गया था। तो वहीं बीते दिन इलाज के दौरान इसकी भी मृत्यु हो गई है। वहीं 15 दिनों से ये बीमारी फैलती जा रही है। कोटा क्षेत्र में 54 गांव इसके चपेट में अभी तक आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में ट्रैक पर पेड़ से एक पैसेंजर ट्रेन जा टकराई, जिसकी वजह से इंजन के 2 पहिए पटरी से जा उतरे। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के बालोद के दली राजहरा से भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, दुर्ग, रायपुर तक चलने वाली पैसेंजर ट्रेन हादसे का शिकार हो गई है। पैसेंजर ट्रेन ट्रैक पर गिरे बरगद के पेड़ से जा टकराई और हादसे में ट्रेन के पायलट को हल्की चोटें आई हैं। पटना भानु प्रतापपुर के मोल्ले कैंप की पास की बताई जा रही है। साथ ही ट्रेन के घायल लोको पायलट का नाम पवन कुमार टंडन बताया जा रहा है। पायलट को नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। इसी के साथ ही पैसेंजर के अधिकतर बोगियां खाली थी, जिससे ट्रेन में कुछ ही यात्री सवार थे और सभी यात्री अभी सुरक्षित हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रेन के सामने का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि इंजन के दोनों पहिए ट्रैक से नीचे उतर गए, जिसके चलते ट्रेन ट्रैक पर ही फंसी रही। बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इंजन को वापस पटरी पर चढ़ाया गया है। 31 जुलाई तक पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में एडमिशन छात्र ले सकते हैं, क्योंकि इसके तारीखों में आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। दरअसल बात करें तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में एडमिशन के इंतजार कर रहे छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि विश्वविद्यालय में एडमिशन की तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया है। जहां 31 जुलाई तक प्रवेश प्रक्रिया अब चलने वाली है, तो वहीं 26 से लेकर 31 जुलाई तक कॉलेजों में कुलपति के आदेश के बाद प्रवेश देने का नियम है। वहीं प्रदेश में अभी शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए सभी कॉलेजों में BA, BSc, BBA, BCom समेत बाकी के ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सत्र के शुरू होने से पहले उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से जारी शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार कॉलेजों में प्रवेश की अंतिम तिथि 25 जुलाई थी, जिसे अब विश्वविद्यालय की तरफ से एफिलिएटेड कॉलेजों में प्रवेश की तिथि को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। लगभग 150 कॉलेज में तकरीबन 31 जुलाई तक यहाँ प्रवेश अब दिए जाने हैं। अग्निवीरों को छत्तीसगढ़ में आरक्षण मिलने वाला है, क्योंकि स्टेट पुलिस, फॉरेस्ट, जेल प्रहरी में सीधा फायदा इनको मिलेगा, क्योंकि आर्मी से प्रदेश में तकरीबन 870 अग्निवीर अब तक जा चुके हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार अग्निवीरों को अब विशेष आरक्षण देने वाली है। आर्मी से सेवा के बाद ये जवान प्रदेश के सरकार के अलग अलग फोर्सेस में भर्ती हासिल कर सकेंगे। बीते दिन विधानसभा में इसका ऐलान प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। उन्होंने बताया कि अग्निवीर स्कीम के तहत सेना में गए युवकों को इस
आरक्षण का सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के अग्निवीरों को ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि अब छत्तीसगढ़ में जितने भी अग्निवीर हैं उनके सेवा के बाद छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें आरक्षण का लाभ देगी। ये आरक्षण पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी जैसे पदों पर प्राथमिकता के आधार पर मिलेगा। अग्निवीर स्कीम के नियमों के मुताबिक 4 साल तक ट्रेनिंग और ड्यूटी करने के बाद कार्यकुशलता के आधार पर 25% सैनिकों को सेवा में कंटिन्यू रखा जाएगा और बाकी के सैनिकों की सेवाओं को खत्म कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में स्पीकर रमन सिंह भड़क उठे, जहां पूर्व विधायक के निधन की जानकारी देर पर देने से यहां पर ये भड़क उठे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आखिरी दिन प्रश्नकाल में स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह का सख्त अंदाज देखने को मिला, जहां मनेन्द्रगढ़ विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके दिवंगत विजय सिंह के निधन की जानकारी विधानसभा सचिवालय को नहीं देने पर उन्होंने कार्यवाही के निर्देश भी जारी किए। 17 जुलाई को मनेन्द्रगढ़ विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके विजय सिंह का निधन हो गया था। वहीं 22 जुलाई को मॉनसून का सत्र शुरू हुआ था। इस दिन बाकी दिवंगत नेताओं का तो जिक्र हुआ, लेकिन विजय सिंह को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। इस पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यह प्रदेश की स्थिति है, यह आपत्तिजनक और अनुचित है। शासन को निर्देशित किया जाता है कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करे और आवश्यक निर्देश जारी करे, क्योंकि ये उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ में स्कूल की दीवार गिरने से छात्र की मृत्यु हो गई, तो वहीं रात 12 बजे तक 12 जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बेमेतरा में 3 दिन तक विद्यालय बंद रखने के आदेश कलेक्टर ने जारी कर दिए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में जोरदार बारिश का दौर जारी है। इसके चलते रायपुर, एम्स सहित कई जगहों पर जलभराव हो गया। तो वहीं बेमेतरा कलेक्टर ने 3 दिनों तक स्कूल बंद रखने के आदेशित कर दिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 3 घंटों के लिए बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा और रायगढ़ में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं सूरजपुर, एमसीबी, कोरिया, जीपीएम, कोरबा, जांजगीर, शक्ति और सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। तो वहीं दूसरी ओर लगातार बारिश के चलते हादसे भी हो रहे हैं, जहां कोंडा गांव में स्कूल के टॉयलेट की दीवार गिरने की वजह से 10 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। तो वहीं दल्ली राजहरा से अंतागढ़ की तरफ जा रही पैसेंजर ट्रेन पर ट्रैक पर गिरे बरगद के पेड़ से जा टकराई, जिसकी वजह से भी एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं गरियाबंद जिले के चलना पदर में एक नया चेक डैम 15 दिन में ही टूट गया। तो वहीं 5 जिलों में औसत से अधिक बारिश अब तक हो चुकी है। सामान्य से कम बारिश वाले जिलों की बात करें तो ये बेमेतरा, दुर्ग, जसपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, रायगढ़, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, सूरजपुर और सरगुजा में आते हैं। स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी देने के बाद सारंगढ़ में ब्लैक बोर्ड पर लिखा कि 15 अगस्त से पहले ये फटेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ के सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले में सरकारी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दे दी गई है। अज्ञात आरोपी ने स्कूल की खिड़की से अंदर घुसकर ब्लैक बोर्ड पर लिखा है कि मैं इस गांव के सभी स्कूलों को नष्ट कर दूंगा। बोईडीह में एक भी स्कूल नहीं रहेगा। मैं प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का नामो निशान मिटा दूंगा। दरअसल इसकी जानकारी बोईडीह स्कूल के प्रधान पाठक ने स्कूल समन्वयक झंझन पटेल और सरपंच मोतीलाल चौहान को दी, जिसके बाद बरमकेला पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। तो वहीं 2 दिन पहले ही स्कूल से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर कांग्रेस नेता की हत्या भी कर दी गई थी। बरमकेला क्षेत्र के स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी का ये पहला मामला है। इसके पहले स्कूलों में चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस प्रकार से धमकी का मामला पहली बार सामने आया है। इसीलिए बारीकी से जांच की जा रही है ताकि आरोपियों का पता लगाया जा सके। किरंदुल के पीड़ित बोले कि महंगी मशीनें बचाने के चक्कर में एनएमडीसी का डैम तोड़ दिया गया। दरअसल 21 जुलाई की शाम बस्तर की बैलाडीला की पहाड़ी से अचानक लाखों लीटर पानी किरंदुल शहर में घुस गया। 180 से ज़्यादा मकान प्रभावित हुए, 15 से ज़्यादा परिवार बेघर हो गए और हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला। लोगों को तकरीबन 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति का नुकसान भी उठाना पड़ा है। अब बाढ़ पीड़ितों ने बात करें तो यहाँ कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, इस बात की इन्होंने जानकारी दी। साथ ही इन्होंने कहा कि प्लांट 11C में एनएमडीसी का अस्थायी डैम बना हुआ था। उसकी करोड़ों रुपए की मशीनें और गाड़ियां वहां फंस गई थीं, जिन्हें निकालने के लिए डैम खोल दिया गया और इससे सैकड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। दरअसल बात करें तो आरोपी और दावों की पड़ताल करने पर हजारों फीट ऊंचाई पर स्थित
स्थित उस जगह जो है पहुंचा गया जहां लाखों गैलन पानी निकलकर किरंदुल शहर पहुंचा था। तो बता दें बैलाडीला की पहाड़ी पर हजारों फीट ऊपर बने NMDC के 11C प्लांट पर दौरान झमाझम बारिश हो रही थी। तेज ठंडी हवा, ऑक्सीजन लेवल की कमी, दलदली जगह और झमझम करके धुंध भी थी। और उस इलाके तक यहाँ पानी, जहाँ से पानी नीचे उतरा, वहाँ का मंजर देख करके कैमरेमैन भी हैरान हो गए क्योंकि कई जगहों पर अभी भी पानी भरा हुआ है। रायपुर के परिसीमन को लेकर 2 वार्ड मर्ज करके 2 नए बना दिए गए हैं, जिसको लेकर विरोध के स्वर अब तेज उठने लगे हैं। नगरीय निकाय चुनाव से पहले नगर निगम रायपुर का परिसीमन हो गया है। दरअसल परिसीमन से 2 वार्ड को खत्म करके दूसरे वार्डों में मर्ज कर दिया गया है। शहर के आउटर एरिया को मिलाकर 2 नए वार्ड बनाए गए हैं और कांग्रेस की बैठक के बाद इस पर दावा आपत्ति भी की जा सकती है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राजनांदगांव के नगर निगम के साथ ही कुम्हारी, बेमेतरा और तखतपुर नगर पालिका में होने वाले परिसीमन पर रोक लगा दी है। इसी के साथ ही बात करें तो 2019 में निगम चुनाव से पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सभी 70 वार्डों का परिसीमन कराया था। तो वहीं आने वाला परिसीमन सन 2025 में केंद्रीय सरकार के जनगणना कराने के आदेश के पहले ही जारी कर दिया गया है। जनगणना होने की दिशा में 2029 के चुनाव से पहले शहर का एक बार फिर से परिसीमन होगा और उस समय फिर से लोगों का पता, राशन कार्ड एक बार फिर से बदल जाएगा। बालोद की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगा करके अर्धनग्न होकर के युवाओं ने अपना प्रदर्शन किया। दरअसल बालोद जिले के युवा बेरोजगार ने जिलों के निकली तकरीबन 67 पदों के भर्ती के विरोध में बीते दिन अर्धनग्न होकर कलेक्ट्रेट बाहर प्रदर्शन कर दिया, जहां युवा बेरोजगारों की मांग को लेकर इस भर्ती का संशोधित किया जाए या फिर तत्काल रद्द किया जाए। इसके बाद प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों के डेलीगेट्स को चर्चा के लिए भी बुलाया, जहाँ प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल स्थानीय अभ्यर्थियों का कहना है कि यहाँ पर स्थानीय शासकीय कार्यालय में काफ़ी लंबे समय से कई कार्य लंबित चल रहे हैं, लोगों की प्राथमिकताओं को नहीं दी जा रहा है, जबकि अन्य जिलों में उन्हें काम के आधार पर बोनस अंक दिया जा रहा है। उनका कहना है कि केवल बालोद जिले में वाहन चालकों को ही बोनस अंक भर्ती प्रक्रिया में दिए गए हैं। इस भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप भी सामने आया है, जिसमें मेरिट सूची में आई लड़की के अंक बालोद सहित अन्य जिलों में भिन्न पाया गया है। बता दें कि बालोद जिले के युवा बेरोजगार और विभिन्न शासकीय संस्थानों में कार्य करने वाले युवकों ने बारिश में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है।